नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। कैसे हैं आप लोग? क्या हालचाल है? एकदम बढ़िया हैं, जानदार हैं, शानदार हैं। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। और बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेकर दोस्तों आप सभी के बीच में हाजिर हूं, और इसमें भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके होने वाले हैं। दोस्तों सभी यहाँ पर टॉपिक समाहित है इसमें, और आपके सभी सब्जेक्ट जैसे चाहे आर्ट एंड कल्चर हो, हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, ज्योग्राफी हो, उसके महत्वपूर्ण सवाल हैं। एक एक क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे गए हैं और बार बार पूछे जाने की संभावना है। कर्मचारी चयन बोर्ड कहता है कि सवाल नए है ही नहीं, हम तो पुराने ही पूछेंगे, तो हम भी भैया आपको पुराने पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो इस बार कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्तियों की खोपड़ी में छेद करना है दोस्तों, नस्ते नाबूद करना है। ठीक है ना? फोर्थ ग्रेड, पटवार, जेल प्रेरी जैसी तमाम एग्जाम के लिए एक ही दोस्तों क्लास है जो तोड़ है, वो है जेन्युइन क्लासेस की, आपके अरविंद सर की राजस्थान जीके की क्लास। चलिए आगाज करते हैं दोस्तों। यहां पर यूं ही नहीं मिलता तमन्नाओं का शहर, चलना भी जरूरी है मंजिल पाने के लिए। जो चलेगा दोस्तों वही दौड़ेगा। चलिए, तो यहां पर सवाल पूछा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा एक लोक चित्रकला का अंग नहीं है। लोक चित्रकला मतलब लोक कला क्या होती है दोस्तों? जो आपके अपने अपने क्षेत्र से, अपने लोकेलिटी से संबंधित है, हमारी परंपरा, हमारी विरासत, हमारा दोस्तों यहाँ पर साहित्य, इससे संबंधित है। तो भाई जैसे पथवारी की बात करें, पथवारी का संबंध देवी देवताओं या इनसे संबंधित जो पथवारी बांची जाती है। फड़ चित्रकला क्या है? तो ये भी देवी देवताओं की जो फड़ होती है वो से संबंधित। सांझी क्या है? ये भी देवी देवताओं से संबंधित है। लेकिन बनी ठनी जो है लोक कला में नहीं आती है, तो चित्रकला। ये तो सबको मालूम है कि बनी ठनी है तो चित्रकला ही है, तो चित्रकला है तो एक पेंटिंग ही। जिसका मतलब क्या होता है दोस्तों? बनी ठनी का मतलब होता है सजी धजी, है ना? जब हम दोस्तों सावंत सिंह नागरीदास की बात करते हैं तो सावंत सिंह की तो प्रेमिका थी बनी ठनी, और इसी का चित्र तो बनाया था निहाल चंद ने। किसने बनाया था? निहाल चंद ने। और इसी को तो कहते हैं राजस्थान या भारत की मोनालिसा। राजस्थान या भारत की मोनालिसा मेरे प्यारे साथियों किस पेंटिंग को कहा जाता है? तो राजस्थान या भारत की मोनालिसा कहा जाता है दोस्तों हम लोग बनी ठनी को। किसको कहते हैं? बनी ठनी को कहते हैं। हाँ, तो बनी ठनी जो चित्रकला शैली है वो किशनगढ़ चित्रकला शैली का पार्ट है। बनी ठनी जो चित्रकला है, मतलब जो चित्र है, ये आपके यहाँ पर किशनगढ़ चित्रकला शैली का पार्ट है। और किशनगढ़ चित्रकला शैली को जो संरक्षण प्रदान किया था वो नागरीदास और सामंत सिंह ने किया था। इसको प्रकाश में लाए थे एरिगेडिक्शन और फयाज अली। तो याद रखना बनी ठनी यहाँ पर अलग आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ही प्यारा सवाल है। सलेमाबाद में निम्बार्काचार्य की पीठ स्थापना किसने की थी? पहली बात तो दोस्तों निम्बार्काचार्य की जो प्रमुख पीठ है वो कहां पर है? सलेमाबाद। सलेमाबाद कहां पर है आपका? अजमेर में। कहां पर है? अजमेर में। निम्बार्काचार्य मतलब निम्बार्क संप्रदाय को एक तो सनकादि संप्रदाय कहते हैं, हंस संप्रदाय कहते हैं, देवऋषि संप्रदाय कहते हैं। यानी निम्बार्क संप्रदाय को कई नामों से जानते हैं, जैसे कि हमने कह दिया कि इसको सनकादि संप्रदाय, है ना? सनकादि के अलावा दोस्तों इसको हम हंस संप्रदाय कहते हैं, इसको देवर्षि संप्रदाय कहते हैं। और भैया यहाँ पर 36वें नंबर के इसके जो देव थे, जो स्थापना करता थे, वो थे आपके परशुराम देव। तो यहाँ पर आपके निम्बार्काचार्य के 36वें नंबर के हुए हैं परशुराम देव, जो स्थापना करी थी सलेमाबाद में। यहाँ पर इनकी प्रमुख पीठ है। निम्नलिखित में से किस स्थल को दोस्तों जाख बाबा प्रतिमा प्राप्त हुई थी? जाख बाबा मतलब क्या है? जाख बाबा एक दोस्तों देवता होंगे, एक देव हैं, एक बाबा हैं, और इनकी एक प्रतिमा थी जो चतुर्भुज आकार की है। कैसी आकार की है साथियों? चतुर्भुज आकार की प्रतिमा है जो 8 फीट और 8 इंच की है। 8 फीट और 8 इंच की प्रतिमा है जो हमें मिलती है नौ से। और नौ क्षेत्र कहां पर है अपने राजस्थान में साथियों? तो नौ अपने भरतपुर में है। नौ अपने कहां पर है? भरतपुर में। तो छापो फटाफट से कि नौ भरतपुर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना? प्यारा क्वेश्चन, नया क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। सभी साथी मीटर को खींच के रखेंगे, हिम्मत को बना के रखेंगे, एक एक सवाल पेपर में हूबहू साथियों छपेगा। तो लिखो फटाफट से, नौ भरतपुर इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा। आबारेरी में कौन सी माता का मंदिर है? हर्षद माता दोस्तों, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ मंदिर। आपकी किराड़ू बाड़मेर, ये भी दोस्तों गुर्जर प्रतिहार शैली में बने हुए हैं, और यहां पर भी जैन मंदिर है। और राजस्थान का खजुराहो किसे कहते हैं? तो किराड़ू बाड़मेर को। लेकिन यहां पर नौ भरतपुर इसका राइट आंसर आ जाएगा। अच्छा, सवाल नंबर 4 की बात करते हैं। सवाल नंबर 4 बड़ा प्यारा सवाल है। देखो सवाल नंबर 4 में क्या है कि अकबर द्वारा दोस्तों मान सिंह को निम्नलिखित में से कौन से मुगल प्रांतों की सूबेदारी या राज्यपाल नियुक्त किया गया? मेरे प्यारे भाइयों, 12 वर्ष की उम्र से ही दोस्तों यहां पर जो आपके राजा मानसिंह था, जो कछुआ शासक मानसिंह था, ये 12 वर्ष की उम्र से ही अकबर की सेना में शामिल होता है। अकबर इसे अपना दोस्तों यहां पर जो है दत्तक पुत्र मानता है, मतलब फरजंद की उपाधि देता है। किसकी
बल्कि साथियों भरजंद की उपाधि देता है, जिसका मतलब होता है दत्तक पुत्र, मतलब पुत्र जैसा दोस्तों। क्योंकि भैया जब इतने इतने यहाँ पर दोस्तों क्षेत्र जीत के दिए हैं तो पुत्र तो माना ही जाएगा ना। तो काबुल को जीता था, बंगाल को जीता था, बिहार को जीता था, गुजरात को नहीं जीता था। तो 1 2 3 इनकी सूबेदारी इसको दी थी, बंगाल आपके बंगाल, बिहार और इसमें काबुल। जिसमें बंगाल की तो कहावत भी है कि बंगाल से ये जब जीत कर आया था तो शीला देवी की मूर्ति लेकर आया, और शीला देवी की जो मूर्ति है प्यारे साथियों, इसको कहां पर स्थापित किया था, अपने आमेर में, है ना, अपने आमेर, जयपुर में आमेर के किले में स्थापित किया। तो कहते हैं कि सांगानेर को सांगो बाबू, जयपुर को हनुमान, और आमेर की शीला देवी लायो राजा मान, मतलब राजा मान सिंह लेकर आए थे, और कछुआ राजवंश की आमेर के राजाओं की आराध्य देवी हैं। तो भैया यहां पर सबसे ज्यादा मनसब भी किसको दिए थे दोस्तों, मानसिंह को दिए थे अकबर ने। मानसिंह यहां पर दोस्तों 7000 मनसबदारी था, लेकिन जहांगीर ने क्या कर दिए थे, इसके मनसब को कम कर दिया था। तो यहां पर ऑप्शन ए परफेक्ट है। अगला, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी दोस्तों, वागड़ के परमार राजवंश की राजधानी क्या थी? तो क्या दोस्तों चंद्रावती थी, अर्थोना थी, मालवा थी, जालोर थी? भैया वागड़ की बात करते हैं। वागड़ मतलब दोस्तों डूंगरपुर बांसवाड़ा क्षेत्र अपना, वागड़ मतलब डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र आएगा। तो डूंगरपुर और बांसवाड़ा के क्षेत्र को ही वागड़ क्षेत्र कहते हैं दोस्तों, है ना। डूंगरपुर और बांसवाड़ा का क्षेत्र ही वागड़ क्षेत्र कहलाता है। अच्छा, बांसवाड़ा की बात करते हैं प्यारे भाइयों। तो जो बांसवाड़ा है आपका, बांसवाड़ा में यहाँ पर जगह थी, बांसवाड़ा में अर्थोना, बांसवाड़ा की बात करें तो अर्थोना दोस्तों, अर्थोना बांसवाड़ा में क्या हो जाएगा दोस्तों, अर्थोना यहाँ पर साथियों हो जाएगा। तो लिखना अर्थोना बांसवाड़ा में की जगह है, और यहीं पर दोस्तों इसको ही राजधानी बनाया गया था आपके वागड़ के परमार राजवंश की, वागड़ के परमार राजवंश की, इसी को साथियों राजधानी यहां पर बनाया गया था। समझ में आ रही है चीजें? तो मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों कि यहां पर दोस्तों कह रहा हूं कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, ऐसे थक कर ना बैठो मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी, मिलने का मजा भी आएगा, दिन रात एक कर दो, अभी नहीं तो कभी नहीं। दोस्तों इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ पढ़ाई पर फोकस करनी है। ये क्लास जितने भी क्वेश्चन मैं करवाता हूं हूबहू पेपर में आपके छपेंगे। तो अर्थोना को राजधानी बनाया था परमार राजवंश की, वागड़ क्षेत्र में। अब आता है घोसुंडी अभिलेख। घोसुंडी अभिलेख या शिलालेख कौन सी भाषा में लिखा गया है? भैया ये संस्कृत भाषा में। अपने भारत की सबसे जो मूल भाषा है, जो आपके प्राचीनतम भाषा है, वो संस्कृत भाषा है। अगर लिपि आपसे पूछे कि कौन सी लिपि है, तो लिपि पूछे तो ब्राह्मी लिपि आपकी हो जाएगी, जो प्राचीनतम लिपि है ब्राह्मी लिपि। घोसुंडी अभिलेख की बात करें, इसको आपके हाथीबाड़ा अभिलेख भी कहते हैं। घोसुंडी अभिलेख, हाथीबाड़ा अभिलेख, ये चित्तौड़गढ़ किले से संबंधित है। किससे? चित्तौड़गढ़ से संबंधित है, याद रखना। कालीबाई का संबंध किससे आता है? कालीबाई, भैया कालीबाई का संबंध आता है रास्ता पाल कांड। मेरे प्यारे भैया घटना है 1947 की, अपने शिक्षक सेंगा भाई को बचाने के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया, गोलियों से छन्नी हो गई थी। ये दोस्तों डूंगरपुर की मेधावी छात्रा जिसका नाम है कालीबाई। कालीबाई दोस्तों एक बार आरपीएससी सेकंड ग्रेड में सवाल पूछा गया था कि काली जो बाई है ये कौन से जिले की हैं, इनका जन्म कहां पर होता है? तो भैया डूंगरपुर में होता है। तो इनका संबंध भी किससे आएगा? डूंगरपुर से। यहां पर संबंध आपका आ जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। 1948 में मत्स्य संघ का प्रधानमंत्री किसे बनाया गया? हलवा सवाल है, बिल्कुल हलवा सवाल है। देखो राजस्थान का एकीकरण पूछा है, मतलब राजस्थान का दोस्तों ये आपका आधुनिक इतिहास का सवाल पूछ रही है। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों, 18 मार्च 1948 को क्या होता है प्यारे भाइयों? 18 मार्च 1948 को राजस्थान का मत्स्य संघ बनता है। अब मत्स्य संघ की बात करें, इसमें अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर रियासत शामिल होती है, जिसमें अलवर को राजधानी बनाते हैं, और यहां पर शोभाराम कोमावत को प्रधानमंत्री बनाते हैं साथियों। ठीक है ना। और धौलपुर का शासक होता है उदयभान सिंह। मेरे प्यारे भाइयों धौलपुर का शासक होता है उदयभान सिंह। इस उदयभान सिंह को यहाँ का राज प्रमुख बनाया जाता है, आपको मालूम है। ठीक है ना। तो यहां पर उदयभान सिंह और तो शोभाराम कोमावत को क्या बनाएंगे? यहां पर प्रधानमंत्री साथियों बनाएंगे। गोकुल लाल असावा को जो राजस्थान संघ होता है, जो राजस्थान संघ जो दूसरा चरण है, उसका प्रधानमंत्री बनाते हैं। हीरालाल शास्त्री को चौथे चरण का, मतलब दोस्तों आपके यहाँ पर वृद्ध राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाते हैं। और माणिकलाल वर्मा को तीसरे चरण का, मतलब संयुक्त राजस्थान का प्रधानमंत्री बनाते हैं। तो चारों के चारों प्रधानमंत्री होते हैं। तो शोभाराम कोमावत मत्स्य संघ जो राजस्थान का एकीकरण का पहला चरण है, उसके प्रधानमंत्री होते हैं। अगला, नीमू चना कांड के समय अलवर का शासक कौन था? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, 100% पेपर में टपकने वाला और छपने वाला सवाल। छापो सवाल नंबर 9। दोस्तों नीमू चना कांड काफी परिचित घटना है। जब भी हम अलवर की बात करते हैं तो अलवर में जो आपके किसान आंदोलन हुए हैं साथियों, अलवर में जो किसान आंदोलन हुए हैं, जैसे मेयो किसान आंदोलन वगैरह हुए हैं,
अगर हम अलवर की बात करें मेरे प्यारे भाइयों, किसकी बात करें, अलवर की बात करें, तो अलवर क्षेत्र की अगर हम बात करें तो अलवर का संबंध आता है दोस्तों आपके जयसिंह से। किससे आता है? अलवर का संबंध साथियों यहां पर आता है आपके जयसिंह से। अलवर का संबंध जयसिंह से आता है कि अलवर का उस समय का शासक जयसिंह था। यह घटना 1925 की है। 1925 में नीमूचना कांड होता है जिसमें 800 से ज्यादा किसान मारे जाते हैं। आपके दोस्तों इसको जलियांवाला बाग की हत्याकांड की संज्ञा दी जाती है। लेकिन दोस्तों यहां पर महात्मा गांधी से एक सवाल बनता है। महात्मा गांधी क्या कहता है? महात्मा गांधी कहता है कि यहां पर जो घटना हुई है ना, ये तो दोहरी डायरशाही है, दोहरी डायरशाही है, क्योंकि जो जलियांवाला बाग हत्याकांड है उससे भी विभत्स घटना बताई गई थी। तो सवाल क्या बनता है कि ये किसने कहा था? ये किसने कहा था कि यहां पर दोस्तों आपके नीमूचना जो कांड है ये दोहरी डायरशाही है, महात्मा गांधी ने कहा। तो राइट आंसर क्या आएगा दोस्तों? राइट आंसर आपका आ जाएगा यहाँ पर दोस्तों नीमूचना कांड, और इसका संबंध महाराजा जयसिंह से आता है। उस समय वहां के शासक महाराजा जयसिंह थे। अगला क्वेश्चन, राजस्थान की कौन सी देसी रियासत की बात करें, राजस्थान की कौन सी देसी रियासत ने ब्रिटिश सरकार के साथ सबसे अंत में प्रत्यर्पण संधि की? मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ में सबसे लास्ट में संधि करने वाला जो रियासत थी अपने राजस्थान की, तो आपको मालूम है सिरोही 1823 में। लिखो फटाफट से, सिरोही ने 1823 में यहां पर सबसे एंड में संधि की थी। ठीक है ना? हाँ, जल्दी से छापो फटाफट से, मीटर को खींच के रखो, हिम्मत को बना के रखो। मैं फिर कह रहा हूं एक एक सवाल पेपर में छपने वाला, टपकने वाला, शानदार जानदार क्वेश्चन है। तो राजस्थान की कौन सी देसी रियासत जिसने ब्रिटिश सरकार के सबसे एंड में संधि करी? तो सिरोही आपके 1823। भवानी साय शर्मा राजस्थान स्वतंत्रता सेनानी संबंधित थे। भवानी साय का संबंध आता है अलवर से। मेरे प्यारे भाइयों भवानी साय शर्मा का संबंध किससे आता है? अलवर से। जैसे कि जब हम हरिनारायण की बात करते हैं कि अलवर प्रजा मंडल, तो हरिनारायण शर्मा का संबंध किससे आता है? तो हरिनारायण शर्मा का संबंध दोस्तों आपके अलवर से आता है ना। विनय सिंह, महाराजा विनय सिंह का संबंध अलवर से आता है। तो भवानी साय शर्मा का संबंध भी किससे आता है? अलवर से। ये अलवर के दोस्तों स्वतंत्रता सेनानी आपके रहे हैं। पर्यटन स्थल अचलगढ़ है दोस्तों, अचलगढ़। अब यहां पर कुछ बात बता रहा हूं, ध्यान से देखना, बड़ा प्यारा सवाल है। पर्यटन से संबंधित सवाल, ये दोस्तों किले दुर्ग से संबंधित सवाल पूछे जाते हैं। आपसे कहा जाता है कि राजस्थान का दोस्तों स्थापत्य कला का जनक, दोस्तों राजस्थान का स्थापत्य कला का जनक कौन है प्यारे भाइयों? तो स्थापत्य कला का जनक कौन हो जाएगा? यहां पर दोस्तों हो जाएगा आपका महाराणा कुंभा। दोस्तों क्या हो जाएगा मेरे प्यारे भाइयों? महाराणा कुंभा। महाराणा कुंभा राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक। अब महाराणा कुंभा की बात करें साथियों, महाराणा कुंभा की बात करें तो यहां पर मैं बता देता हूं आपको, इन्होंने 84 में से 32 दुर्गों का निर्माण करवाया साथियों। अब इसमें से एक आपका अचलगढ़ है, अचलगढ़ आपका सिरोही के अंदर है। सिरोही मतलब दोस्तों आपका माउंट आबू, सिरोही का मतलब है आपका माउंट आबू के अंदर। तो यहां पर सिरोही अचलगढ़ में आपके माउंट आबू के अंदर भैया कौन सा दुर्ग है? अचलगढ़ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, अब आपको साथियों उस समुच्चय को बताना है जिसमें सभी शहरों में सवाई जयसिंह सेकंड के द्वारा निर्मित वेधशालाएं हैं। देखो यहां पर जयपुर के शासक थे सवाई जयसिंह द्वितीय। इन्होंने अपनी जय संहिता, जयकारिता, या हम कह सकते हैं कि आपके जो मोहम्मद शाही है, जीज मोहम्मद शाही, एक रचना थी इनकी दोस्तों, जीज मोहम्मद शाही। और इस जीज मोहम्मद शाही के अंतर्गत इन्होंने दोस्तों यहां पर जो आपके नक्षत्र हैं, है ना, नक्षत्र जो हैं, नक्षत्रों के बारे में, या दोस्तों आपके यहाँ पर जो दिशा सूचक यंत्र हैं या मानसून का पता लगाना है, इन सब के बारे में जानकारी मिलती है। भैया आपके जयपुर में जो है जंतर मंतर है, जिसको 2010 में यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, एक प्रकार की वेधशाला है। जयपुर में तो इन्होंने वेधशाला बनवाई, जयपुर के अलावा बनारस में, उज्जैन में, मथुरा में और दिल्ली में, इन 5 जगहों पर टोटल जो है इनकी वेधशालाएं हैं। तो ये 5 नाम याद रख लेना, जयपुर, दिल्ली, बनारस और उज्जैन आपका मथुरा। जयपुर, दिल्ली, बनारस, उज्जैन, मथुरा। बहुत प्यारा सवाल है। सवाल नंबर 14 क्या कहता है कि राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सावन के महीने में नहीं आता? सावन के महीने से, ज्यादातर त्योहारों की शुरुआत सावन के महीने से होती है, क्योंकि राजस्थान में कहते हैं तीज त्योहार, बावड़ी, लेडोबी, गणगौर। छोटी तीज जो आती है वो सावन में आती है, लेकिन दोस्तों जो बड़ी तीज आती है, बड़ी तीज या कजली तीज, इसी को सातुड़ी तीज कहते हैं, इसी को दोस्तों बड़ी या बूढ़ी तीज भी इसी को कहा जाता है, बूढ़ी तीज भी। और मेरे प्यारे भाइयों यहाँ पर जो ऑप्शन भी है, यहाँ पर जो ऑप्शन भी है, जो आपका बड़ी तीज है, कजली तीज है दोस्तों, ये यहाँ पर ऑप्शन भी क्या हो जाएगा आपका? अलग हो जाएगा। ऑप्शन बी क्या हो जाएगा साथियों? आपका अलग हो जाएगा। तो ध्यान देना, राजस्थान में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार सावन मास में दोस्तों नहीं आता है? सावन मास में नहीं आता है, वो है दोस्तों आपका बड़ी तीज, आपका कजली तीज दोस्तों, सातोड़ी या बूढ़ी तीज। ठीक है ना,
सातोड़ी या बूढ़ी तीज दोस्तों ये भाद्रपद के महीने के अंतर्गत आता है। और कजली तीज की सवारी कहाँ की फेमस है? बूंदी की। कहाँ की फेमस है? बूंदी की फेमस है। चलिए भैया, अब देखो बाकी के जो त्योहार है, नाग पंचमी सावन में आ जाएगा, रक्षाबंधन सावन की पूर्णिमा को, इसको आपके नारियल पूर्णिमा कहते हैं, ऊब छठ आपके सावन में आ जाएगा। वंश भास्कर के रचनाकार कौन है? तो वंश भास्कर एक दोस्तों आपके बूंदी के शासक का दरबारी कवि, बूंदी का दरबारी कवि था दोस्तों आपका सूर्यमल मिशन, इसकी रचना है। ना केवल वंश भास्कर, देखो एक इसकी बलवंत विलास इसी की रचना है दोस्तों। इसके अलावा यहाँ पर दोस्तों वंश भास्कर है ना, वंश भास्कर मेरे प्यारे साथियों इसी की रचना है। इसके अलावा यहाँ पर वीर सतसई इसी की रचना है, ये सब इसी की रचनाएं है ना। इसके अलावा छंदो मयूक भी जो है इसी की रचना है, याद रखना। अब यहाँ पर जयानक जैसे पृथ्वीराज विजय, श्यामल दास की पुस्तक वीर विनोद, आपसे पूछे वीर विनोद किसकी है? श्यामल दास की। तो राइट आंसर आपका ऑप्शन भी यहाँ पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम में आता है? खींच के रखिए मीटर को, हिम्मत को बना के रखें। मैं फिर कह रहा हूं, एक एक सवाल पेपर में बार बार पूछे जाते हैं। और इस क्लास की खास बात है, मेरी क्लासों की खास बात क्या होती है कि मैंने कर्मचारी चयन बोर्ड के जो पेपर्स हैं उनका जो पैटर्न है उसका निचोड़ दिमाग में सेट कर रखा है। तो जब इंसान को मालूम रहता है कि सामने वाला क्या पूछने वाला है, उसकी तैयारी का आपको, भाई बुमराह बॉल डाल रहा है तो मुझे पता है कि बुमराह की अगली बॉल कैसे आएगी, क्या आएगी ना। अगर समी बॉल डाल रहा है तो मुझे पता है समी की बॉल कैसे आएगी। तो अगर आप क्रिकेटर हैं तो आप एनालिसिस करके आते हैं कि कौन सा बॉलर कैसी बॉल डालेगा। अगर आप बैट्समैन हैं, अगर आप बॉलर हैं तो आपको पता होना चाहिए कि बैट्समैन कैसा शॉट मारेगा। तो उसी प्रकार से कर्मचारी चयन बोर्ड क्या सवाल पूछेगा, इसका अनुभव हमें है। और इस अनुभव को मैं आपके सामने रख रहा हूं जिससे कि आपको मदद मिल सके और आपको बना बनाया हलवा मिल सके। ठीक है ना, चलिए छापो फटाफट से। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा साथियों कि निम्नलिखित में से कौन सा वृक्ष बीड़ी बनाने के काम में आता है? बीड़ी बनाने का जो वृक्ष होता है तेंदू। क्या होता है? तेंदू। और तेंदू के क्या होते हैं? पत्ते वगैरह होते हैं जिससे बीड़ी बनती है। और तेंदू को ही बोलते हैं वांगड़ का चीकू। क्या बोलते हैं साथियों? वांगड़ का चीकू किसे कहा जाता है? तो तेंदू के पत्ते को ही कहा जाता है वांगड़ का चीकू। किसको? वांगड़ का चीकू। अब बांस को क्या कहते हैं? बांस को हरा सोना कहते हैं साथियों, हरा सोना यहाँ पर बांस को कहा जाता है। अच्छा, खस क्या है? खस एक प्रकार की सुगंधित घास होती है। एक घास होती है जिसमें बड़ी सुगंध आती है, तो सुगंधित घास होती है। और इसके अलावा ये आपके भरतपुर जिले के अंदर साथियों आपके जो सवाई माधोपुर जिला है, भरतपुर, सवाई माधोपुर, टोंक, इन जिले में देखने को मिलती है। तो यहाँ पर तेंदू बीड़ी दोस्तों और मयूर बीड़ी टोंक की फेमस है। बाकी दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए सवाल नंबर 16, ठीक है ना, सवाल नंबर 16 की बात करें, से राजस्थान का कल्प वृक्ष पूछ लिया तो भैया खेजड़ी हो जाएगा आपका। आपसे पूछ लिया मारवाड़ का सागवान दोस्तों तो रोहिड़ा हो जाएगा। आपसे पूछ लिया कि भैया गोंद किससे प्राप्त होती है? सागौन पादप से प्राप्त होती है ना। खस ये पूछ लिया। अब यहाँ पर रेह, कल्लर और ऊषर मृदा के नाम हैं। वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भैया, 100% पेपर में टपकने वाले छपने वाले सवाल, जबरदस्त क्वेश्चन है। रेहर, कल्लर, ऊषर किस मिट्टी को कहते हैं दोस्तों? जो लवणीय मृदा होती है, ऐसी मिट्टी जिसमें लवणता हो, और लवण और क्षारीयता को कम करने के लिए मिट्टी में जिप्सम मिलाते हैं। आपको मालूम है अगर किसी मिट्टी में लवणीयता है, या किसी मिट्टी में यहाँ पर क्षारीयता है, किसी मिट्टी में लवणीयता है या क्षारीयता है, तो उसमें क्या मिलाते हैं? उसमें साथियों हम लोग यहाँ पर जिप्सम मिलाते हैं। क्या मिलाते हैं? जिप्सम मिलाते हैं, इस बात को याद रखना। तो यहाँ पर लवणीय मृदा ऑप्शन ए है। क्या है? लवणीय मृदा यहाँ पर ऑप्शन ए है, इस बात को आप लोग यहाँ पर ध्यान रखना। ठीक है, इसको रेह, ऊसर और ये। अगला सवाल तो और भी शानदार है, और मैं फिर कह रहा हूं कि ये पशु परिचर में सीईटी में सबसे ज्यादा बार पूछा गया। आपके पशु परिचर में और सीईटी में न जाने हर शिफ्ट में पूछा गया। 14 शिफ्टों में दोनों के पेपर हुए, 14 और 16 शिफ्टों में हुए थे। 16 शिफ्टों में ये सवाल बार बार रिपीट हुआ। मैं परेशान हो गया था इस सवाल, जब मैं आंसर की करवा रहा था पशु परिचर वगैरह की, तो मैं खुद परेशान हो गया था, ये इतने सारे सवाल एक ही उससे कैसे पूछ लिए। ठीक है ना। हाँ, तो मावट क्या है? देखो एक्चुअली में शीतकाल में जो बारिश होती है ना, एक तो मानसून से बारिश होती है। शीतकाल मतलब जब दोस्तों सर्दियों का टाइम होता है, अभी दिसंबर जनवरी में सर्दी पड़ी है, तो अपने यहाँ पर शीतकाल का ये मौसम रहा है, आपको मालूम है। तो शीतकाल के समय जो वर्षा होती है, इस वर्षा को बोलते हैं दोस्तों यहाँ पर शीतकालीन वर्षा, है ना, शीतकालीन वर्षा। और शीतकालीन वर्षा को ही राजस्थान में कहते हैं साथियों मावट। क्या कहते हैं मेरे प्यारे भाइयों? मावट कहते हैं।
और मावठ जो होती है वो रबी की फसल को यहाँ पर दोस्तों फायदा पहुंचाती है, क्योंकि इस समय जो फसल होती है रबी की फसल होती है। मावठ की अगर हम बात करें दोस्तों तो याद रखना यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा कि राजस्थान में मावठ आपकी शीतकालीन वर्षा हो गई, ठीक है। एंड यहाँ पर रबी हो गया, शीतकालीन हो गया, वर्षा हो गया। इसके अलावा दोस्तों पश्चिमी विक्षोभ से, पश्चिमी विक्षोभों की वजह से क्या आती है आपकी मावठ आती है। पश्चिमी विक्षोभों की वजह से क्या आती है आपकी मावठ आती है। तो ये सी आंसर आपका साथी यहाँ पर हो जाएगा। राजस्थान में मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी? ये बड़ा प्यारा सवाल है। ये सवाल बड़ा प्यारा है कि मुख्यमंत्री सड़क योजना किस वर्ष लागू की गई थी। सवाल नंबर 19 में मैं आपको ये सवाल होमवर्क के लिए दे रहा हूं। मैं एक सवाल कोशिश रहती है कि आपको होमवर्क के लिए दे दूं जिसमें आप बड़े कंफ्यूज रहते हैं। देखो हर चीज के आंसर मैं बता दूंगा। देखो मैं डेली इतने सारे क्वेश्चन करवाता हूं, सबके आंसर मैं खुद ही बताता हूं। कभी कभी ढूंढना चाहिए चीजों को, जितना ज्यादा रिसर्च करोगे हैं। वैसे भी तो तुम गूगल पर आपके यहाँ पर दोस्तों क्या क्या रिसर्च करते रहते हो। पुष्पा 2 है यहाँ पर आपके, वर्तमान में कौन दोस्तों यहाँ पर क्रश है, नेशनल क्रश है, ये सर्च होती है। हाँ बिल्कुल, नोरा फतेही का डांस मूव क्या है, ये सब सर्च तो करते ही हो। इसको भी करा और इसको देखना क्या आंसर होगा इसका। बाकी 2010 हो सकता है इसका। जमुआ रामगढ़ अभ्यारण्य राजस्थान के कहां पर है? जमुआए रामगढ़ जयपुर के अंदर जगह है ना। जमुआए रामगढ़ तो जयपुर में जगह है ना भैया, जयपुर का स्थान है। जमुआए रामगढ़ काफी प्रसिद्ध भी है। क्यों प्रसिद्ध है मैं आपको बताऊंगा। तो जमुआए रामगढ़ में जमुआए माता का मंदिर है। जमुआए रामगढ़ में साथियों किसका मंदिर है? तो मेरे प्यारे प्यारे भाइयों, जमुआए माता का मंदिर जो है, जमुआए माता का मंदिर आपके जमुआए रामगढ़ में है। जमुआए माता का मंदिर कहां पर है? जमुआए रामगढ़ में है साथियों, ठीक है ना। और यहां पर अगर हम बात करें तो यहीं पर अभ्यारण्य भी है। जमुआए रामगढ़ यहीं पर अभ्यारण्य है। एक्चुअली दोस्तों एक कछुआ शासक हुआ था जिन्होंने, कछुआओं के संस्थापक हम कहते हैं तेजकरण, उसको दूल्हे राय के नाम से जानते थे। दूल्हे राय ने सबसे पहले दौसा के बड़गुजर को हराया था, दौसा को राजधानी बनाया पहली। फिर ये मीणाओं को हराया था जमुआए रामगढ़ के, और यहां पर जमुआए माता का मंदिर बनवाया। तो आमेर के कछुआ राजवंश की कुलदेवी है जमुआए माता, और यहीं पर जमुआए रामगढ़ में ही जमुआए का अभ्यारण्य यहां पर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान मानते हैं तो नाहरगढ़ को यहां पर दोस्तों प्रथम जैविक उद्यान मानते हैं। राजस्थान का प्रथम जैविक उद्यान कौन सा है? नाहरगढ़। नाहरगढ़ के अंदर जैविक उद्यान है। वन विहार धौलपुर के अंदर, ये तो भैया आपका अभ्यारण्य है, ये तो आपका अभ्यारण्य है। आकलवुड फॉसिल पार्क ये आपका राष्ट्रीय उद्यान दोस्तों जैसलमेर के अंदर है। शेरगढ़ आपके 12 धौलपुर में भी है। तो यहां पर नाहरगढ़ इसका राइट आंसर हो जाएगा। और नाहरगढ़ कहां पर है? जयपुर में। निम्नलिखित में से कौन सा एक सुमेलित नहीं है? मतलब एक तरफ तो आपके खनिज है और एक तरफ आपका खनन क्षेत्र है। देखो तांबा खेतड़ी झुंझुनू में मिलेगा, आपको मालूम ही है। अधिकांश तांबा खेतड़ी झुंझुनू आपका 50% से ज्यादा जो तांबे का खनन होता है वो खेतड़ी झुंझुनू में होता है। अच्छा, लौह अयस्क की बात करें साथियों तो लौह अयस्क का खनन आपके मोरीजा बानोला में होता है। टंगिस्टन में पलाना नहीं आएगा, पलाना नहीं आएगा, टंगिस्टन में डेगाना आएगा। और डेगाना कहां पर है? नागौर में। टंगिस्टन का सर्वाधिक उत्पादन डेगाना नागौर में। हाँ, सीसा जस्ता जावर उदयपुर, ठीक है। चांदी हो गया, सीसा जस्ता हो गया, जावर में होता है। तो सी आपका अलग हो जाएगा, ये सही आंसर है आपका, ठीक है ना। हाँ, तो 22 में आपका क्या होगा? सी होगा। चलिए नेक्स्ट, राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सा संख्या में सर्वाधिक है? लगाओ स्टार भैया, ठीक है ना, लगाओ स्टार और खींच के रखो मीटर को, लगाओ स्टार। राजस्थान में 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन सी संख्या में सर्वाधिक है? देखो हर 5 साल में पशुगणना होती है। इससे पहले 19वीं पशुगणना हुई थी। 19वीं जो पशुगणना होती है साथियों, ये पशुगणना आपके 2012 में हुई थी। अब 2012 में 5 जोड़ दो तो 2017 में आपकी पशुगणना होगी। अब 2017 की पशुगणना है 20वीं पशुगणना, फिर 2017 में फिर 5 जोड़ दो तो इसमें 5 जोड़ोगे तो 2022-23 में फिर पशुगणना हुई, वो आपकी 21वीं पशुगणना है। और उसके बाद अभी बाकी पशुगणना बाकी है। तो 20वीं पशुगणना 2017 के अनुसार निम्न में से कौन से संख्या में सर्वाधिक आपका यहां पर है? ऊंट, भेड़, गाय, बकरी। तो राजस्थान में तो बकरी ज्यादा है। हाँ, 23 में तो क्या आएगा आपका? बकरी सर्वाधिक। यहां पर राजस्थान में कौन सा पशुधन है? तो बकरियों का पशुधन है। बकरियों को क्या कहते हैं? गरीब की गाय कहते हैं, क्योंकि छोटे संसाधन में इसका यहाँ पर हम लोग उत्पादन कर सकते हैं या पाल पोस सकते हैं। तो गरीब की गाय इसको कहते हैं। चलता फिरता एटीएम वगैरह कई नामों से इसको जानते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर बकरियां। राजेंद्र सिंह निम्नलिखित में से किस संस्थान के संस्थापक हैं? राजेंद्र सिंह, ये थोड़ा सोचने समझने वाला सवाल है। बीच बीच में कुछ अच्छे सवाल यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सवाल नंबर 24 की बात करें, संस्था है दोस्तों तरुण भारत संघ। लिखो फटाफट से और खींच के रखो मीटर को। मेरे सभी साथी, जितने भी साथी इस क्लास को देख रहे हैं, मैं फिर बता रहा हूं, मेरा फोकस तो क्वेश्चंस के आंसर देने पर है, लेकिन जितना तबाही मैंने बोर्ड पे मचाई हुई है उतनी तबाही आपको कमेंट बॉक्स में मचानी है। जो तबाही मैं बोर्ड पे मचा रहा हूं आपको कमेंट बॉक्स पे तबाही मचानी है। और बिल्कुल दोस्तों मतलब कि
बोलते हैं ना कि चल वैसे तो जमाना एक पैर पे भी चलता है, लेकिन दूसरा पैर साथ दे तो अलग बात है। तो वैसे तो कारवां में बना रहा हूं, लेकिन कारवां में आप शामिल होना जरूरी है। तो राजेंद्र सिंह का संबंध किससे आता है दोस्तों? तरुण भारत संघ, और तरुण भारत संघ एक संस्था है, उससे संबंधित है। अगला क्वेश्चन, राजस्थान राज्य का अक्षांशीय विस्तार, ये हमेशा मैं आपको पढ़ाता हूं, जब भी मैं आपको राजस्थान का मैप ऐसे बना के दिखाता हूं, मैं कहता हूं कि दो प्रकार से आपको यहां पर अक्षांश और देशांतर याद रखना है कि उत्तरी अक्षांश देश और दक्षिण अक्षांश, मतलब अक्षांश में नॉर्थ में होगा, और फिर वो आपके देशांतरीय विस्तार। देखो 23-3 से लेकर 23-3 से लेकर 30-12 है ना, यानी मैं ऐसे रटवाता हूं बच्चों को कि 23-3 से 30-12 नॉर्थ में, यानी आपके उत्तर में, 23 डिग्री 3 मिनट से 30 डिग्री 12 मिनट, ये तो नॉर्थ में, ये तो है उत्तरी अक्षांश। देशांतरीय विस्तार की बात करें तो 69-30 से 78-17, 69-30 से 78-17, मतलब दोस्तों यहां पर 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री और 17 मिनट। तो यहां पर दोस्तों याद रखना कि अक्षांशीय विस्तार क्या हो जाएगा, यहां पर अक्षांशीय पूछा है, देशांतरीय नहीं पूछा है। तो 23-3 से 30-12, तो ऑप्शन सी आ जाएगा। तो दोनों उत्तर में, 23-3 भी उत्तर में और 30-12 भी उत्तर में, तो 23-3 से 30-12 उत्तर नॉर्थ के अंदर। अगला क्वेश्चन देखो, तो एक एक सवाल दोस्तों बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मैं फिर बता रहा हूं, बार बार आप लोग ध्यान से देखिएगा कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल से संबंधित सवाल आपके पूछे जाते हैं। फसल राजस्थान के आई दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है। इनमें से ऐसी कौन सी फसल है जो कौन से क्षेत्र में या जलवायु खंड में नहीं है? तो आपका दोस्तों यहां पर जो दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड, गेहूं। अब गेहूं का उत्पादन तो राजस्थान के ज्यादातर उत्तर में होता है, गंगानगर, हनुमानगढ़, है ना, गेहूं का कटोरे। दालें, चावल, जीरा यहां पर दोस्तों अलग हो जाएगा। जीरा आपके दो है, राजस्थान के आई दक्षिणी मैदानी कृषि जलवायु खंड के लिए उपयुक्त नहीं है। जीरा का उत्पादन दोस्तों होता है राजस्थान में, तो स्पेशली जालोर, बाड़मेर वगैरह में होता है। जालोर या जीरा, इसबगोल, टमाटर, इसका उत्पादन किया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा मरुस्थलीकरण का कारण नहीं है ना? मरुस्थलीकरण का मतलब क्या होता है कि मरुस्थल रेगिस्तान, है ना, जहां पर सूखा पड़े, पानी नहीं हो, जहां पेड़ पौधे ना हो, है ना, तो यही तो भाई अतिवृष्टि होगी, अतिवृष्टि मतलब ज्यादा बारिश होगी तो दिक्कत क्या है, ज्यादा बारिश होगी तो मरुस्थलीकरण होगा कहां से? हाँ, नगरीकरण करोगे मरुस्थलीकरण होगा, निर्वनीकरण होगा, अतिचरण से होगा। अतिवृष्टि से तो कोई दिक्कत नहीं, अगर ज्यादा बारिश हो रही है तो कोई समस्या यहाँ पर है नहीं, है ना। तो ठीक है, 27 में डी आ जाएगा। अगला, निम्नलिखित में से कौन सी लिफ्ट नहर इंदिरा गांधी नहर पर बनाई गई पहली लिफ्ट नहर थी? दोस्तों एशिया, राजस्थान की जीवन रेखा, या दोस्तों यहां पर राजस्थान की मरुगंगा, राजस्थान की जीवन रेखा दोस्तों, जीवन रेखा, और राजस्थान की मरुगंगा, क्योंकि पश्चिमी राजस्थान के जिलों को लाभान्वित करती है, इसलिए इसको राजस्थान की मरुगंगा कहते हैं। और मेरे प्यारे भाइयों, राजस्थान की मरुगंगा का मतलब है यहां पर IGNP, यानी इंदिरा गांधी नहर परियोजना। इंदिरा गांधी नहर परियोजना जो आपके हरिके बैराज बांध से, हरिके बैराज बांध से संबंधित है, और ये दोस्तों आपके सतलज और व्यास नदी के संगम पर बनी हुई है। सतलज और व्यास नदी के संगम पर बनी हुई है हरिके बैराज बांध, आपके हरिके बैराज यहाँ पर दोस्तों बांध, ठीक है ना। अब दोस्तों यहाँ पर ये जो है आपके राजस्थान के मुख्यतः पश्चिम जिलों को लाभान्वित करती है। 7 लिफ्ट नहरें इसमें, राजस्थान में कितनी लिफ्ट नहरें हैं? 7 लिफ्ट नहरें। तो आपसे पूछा गया कि पहली लिफ्ट नहर कौन सी थी? पोखरण, फलोदी, कंवरसेन, गजरेर। तो पहली तो थी कंवरसेन, पहली तो कौन सी थी? कंवरसेन, क्योंकि कंवरसेन ने क्या किया था? इसको डिजाइन किया था। तो राजस्थान की इंदिरा गांधी नहर की पहली जो लिफ्ट नहर थी वो थी गंवरसेन। आपसे पूछे कि ये पूरी जो योजना है, ये जो पूरी जो योजना है IGNP, इसका जो पुराना नाम था राजस्थान नहर था, राजस्थान नहर से इसका नाम दोस्तों इंदिरा गांधी नहर पड़ा, और इसको डिजाइन करने वाला कौन था? कंवरसेन, मतलब इसका निर्माता हो जाएंगे इंजीनियर कंवरसेन। चलिए, निम्नलिखित में से कौन से युग में से, ये आपको बताना है कि एक नदी प्रवाहित नहीं होती। राजस्थान में जब 33 जिले थे दोस्तों, तो यहाँ पर एक भी नदी भी आपकी प्रवाहित नहीं होती है, और वो नदी प्रवाहित नहीं होती दोस्तों आपके, एक तो यहाँ पर बीकानेर में कोई नदी नहीं है, और आपके चूरू में कोई नदी नहीं है, दोनों में कोई नदी नहीं है। बीकानेर में तो IGNP का ही एक दोस्तों यहाँ पर प्रोजेक्ट बना हुआ है, लिफ्ट नहर है। चूरू में भी कोई नदी नहीं है, सब ज्यादा सूखा है, आपके उजाड़ वगैरह है, पेड़ पौधे बहुत कम है। तो बीकानेर, चूरू में आपके कोई यहाँ पर दोस्तों नदी नहीं है। जब 33 जिले थे उस समय दोस्तों यहाँ पर 2 जिलों में नदी नहीं है, बीकानेर, चूरू। अब जिलों की संख्या 41 हो गई है, ये बात याद रखना। अगला क्वेश्चन, भारत के कुल क्षेत्रफल का राजस्थान द्वारा आच्छादित प्रतिशत है। वाह, क्या गजब क्वेश्चन पूछा है भैया। टोटल जो इंडिया का पॉपुलेशन है, सॉरी आपका एरिया है,
टोटल जो भारत का एरिया है उसमें राजस्थान का हिस्सा है 10.41। राजस्थान का क्षेत्रफल पूरे भारत में नंबर 1 है, 3,42,239 वर्ग किलोमीटर, ये अपना राजस्थान का क्षेत्रफल है। सन 2000 के बाद में राजस्थान नंबर 1 स्थान है, पहले एमपी था। तो 10.41% भूभाग अपना हो जाएगा दोस्तों पूरे राजस्थान में, समझ रहे हो। जैसे पूरे वर्ल्ड में हमारी कितनी भूमिका है, भारत की 2.4, तो पूरे भारत में राजस्थान की 10.41। तो 30 में ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन देखो। आगे बढ़ने से पहले ये बोलूंगा कि विकल्प बहुत मिलते हैं मार्ग भटकाने के लिए, संकल्प है आपका जेन्युइन क्लासेस परिवार, आपका जेन्युइन क्लासेस ऐप, जो आपके सपनों को पंख देगा साथियों। चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का कंप्लीट बैच, जेल प्रेरी, नौकरी बैच, पटवार, लैब असिस्टेंट, पीटीटी, बीएसटीसी, सभी अफोर्डेबल प्राइस में है। यहां पर आप देख सकते हैं चतुर्थ श्रेणी का 599, जेल प्रेरी का 599 आने वाली है भर्तियां दोस्तों। आपको मालूम है 52,000 पद पे भर्ती आ चुकी है, सिर्फ एग्जाम फॉर्म भरना बाकी है। एग्जाम सितंबर में है, दिन रात एक कर दो। पशु परिचय में कम नंबर है, कोई बात नहीं, इसमें सिलेक्शन होगा। पीटीटी और बीएसटीसी तो लेना ही लेना है आपको। पटवार स्पेशल 15 फरवरी से फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, एग्जाम जल्द होगी इसकी। और यहाँ पर लैब असिस्टेंट में 399। तो घर बैठे जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से तैयारी करें, और कोई भी जानकारी चाहिए नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं। 1905 में जयपुर में वर्धमान पाठशाला की स्थापना किसने करी। जब भी हम बात करते हैं जयपुर के प्रमुख क्रांतिकारी की तो नाम आता है अर्जुन लाल सेठी। जब भी हम बात करते हैं जयपुर के प्रमुख क्रांतिकारी की तो नाम आता है अर्जुन लाल सेठी। अर्जुन लाल सेठी का बयान था कि मैं सरकार की नौकरी करूंगा, मैं अगर अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा। ये जो स्टेटमेंट था कि अगर मैं अंग्रेजों की नौकरी करूंगा तो अंग्रेजों को देश से बाहर कौन निकालेगा, तो अर्जुन लाल सेठी ने कहा। जयपुर के प्रमुख क्रांतिकारी रहे हैं, और जयपुर में ही 1905 में क्या किया इन्होंने, तो यहां पर वर्धमान जो पाठशाला है इसकी स्थापना करी थी, याद रखना। चरखा संघ की स्थापना किसने करी, फटाफट से बताओ। आपके दोस्तों आजाद मोर्चे की स्थापना किसने करी, फटाफट से बताओ कमेंट करके। जयपुर के किस ऐतिहासिक इमारत को यूनेस्को द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल किया गया। जयपुर की 3 इमारतें जो वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल है, और पूरे राजस्थान में 9 ऐसी इमारतें दोस्तों ऐतिहासिक मतलब दुर्ग या आपकी जगह है जिनको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, जिसमें से 6 तो आपके किले हैं, चीकू गाजराम, आपको मालूम है। देखो किलों में तो आमेर का किला जो है यूनेस्को की सूची में शामिल है, किलों में तो आता है आमेर का किला, है ना। एक आता है आपका वैद्यशालाओं में जंतर मंतर दोस्तों, इसको यूनेस्को की सूची में शामिल किया गया, और जंतर मंतर आमेर का किला हो गया। इसके अलावा जंतर मंतर आमेर का किला, इसके अलावा मेरे प्यारे भाइयों जो है वो है आपका दोस्तों जयपुर का परकोटा। जयपुर का परकोटा, ये जयपुर की 4 दीवारी, इसको भी शामिल कर लिया गया। इन 3 चीजों को जयपुर की चीजों को यूनेस्को में शामिल किया गया। तो यहां पर तो जंतर मंतर आएगा, क्या आएगा, जंतर मंतर, जो आपके दोस्तों सवाई जयसिंह के द्वारा इसका निर्माण यहां पर करवाया गया था। चलिए अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान की लोकनाट्य शैली नहीं है। देखो राजस्थान में बहुत सारी लोकनाट्य है, तमाशा है, स्वांग है, बहरूपिया है ना। आपके दोस्तों यहाँ पर चार बेत है ना, रम्मत है, ये सब क्या है, लोकनाट्य हैं, जिनको अपने पात्रक जो होते हैं ये पात्र को पेश करते हैं, नाटक करते हैं, मनोरंजन करते हैं लोगों का। यहाँ पर ढांडी नाम से कोई हमारा राजस्थान का दोस्तों परंपरागत या राजस्थान का लोक नाट्य नहीं है, नाम ही हमने नहीं सुना ढांडी वाला, तो गलत है। स्वांग मतलब बहरूपिया कला जो है, बहुरूपिया है ना, बहुरूपिया जो कला है, इस बहुरूपिया कला का संबंध स्वांग से आता है। और मंकी मैन या दोस्तों जानकीलाल भांड का संबंध इससे आ जाएगा। ख्याल मतलब ख्याल तो कई प्रकार के हैं। निम्नलिखित में से राजस्थान का लोकवाद जो तत्ववाद यंत्र है, लोक तत्ववाद यंत्र, तत्व मतलब देखो 4 प्रकार के वाद्य यंत्र होते हैं, जैसे सुशीर का मतलब होता है फूंक से बजे, हवा से बजे। सुशीर के अलावा एक होता है तत्ववाद यंत्र जो तार लगे हों, जिसमें क्या लगे हों साथियों, तार लगे हों। एक होता है अवनद, क्या होता है, अवनद होता है जिसमें खाल मंडी हो। और एक होता है दोस्तों सुशीर हो गया, तत् हो गया, अवनद हो गया। एक हो गया दोस्तों आपका यहाँ पर घन मतलब होता है जो धातु से बना हो, तो यहाँ पर तत्ववाद यंत्र में दोस्तों जो आपका आएगा ना, वो आएगा यहाँ पर दोस्तों देखो जंतर, अलगोजा तो सुशीरवाद यंत्र है ना, पुंगी आपका सुशीरवाद यंत्र है, बाकिया और जंतर एक तत्ववाद यंत्र है। ठीक है, सवाल नंबर 34 की बात करें साथियों, तो जंतर एक प्रकार का तत्ववाद यंत्र है। और जंतर वाद्य यंत्र जब दोस्तों यहाँ पर जो पाबूजी होते हैं ना, आपके ये देवनारायण जी जो है, देवनारायण जी की जो फड़ बांची जाती है, लोक देवता देवनारायण जी की फड़ जब भोपे बाजते हैं तो जंतर वाद्य यंत्र का प्रयोग करते हैं। तो जंतर वाद्य यंत्र जिसमें तार लगा है, और ऐसे वाद्य यंत्र जिसमें तार लगे होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें दोस्तों यहाँ पर तत्ववाद्य यंत्र कहते हैं। राजस्थान का राज्य के वाद्य यंत्र कौन सा है, तो राजस्थान का राज्य के वाद्य यंत्र दोस्तों आपका यहाँ पर अलगोजा है, जिसे सुशीर वाद्य यंत्र कहते हैं।
मेवाड़ प्रजा मंडल में महिला ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मेवाड़ प्रजा मंडल जिसकी स्थापना 24 अप्रैल 1938 आपके माणिक्यलाल वर्मा मेवाड़ के गांधी के निर्देशन में हुई और अध्यक्ष बलवंत सिंह मेहता थे। 35 नंबर के सवाल की बात करें, महिला का नाम आएगा दोस्तों तो नारायणी देवी। नारायणी देवी का यहां पर नाम आएगा कि आपके यहां पर मेवाड़ प्रजा मंडल में महिलाओं से संबंधित जो आपकी जानकारी जो भूमिका निभाई थी, तो इसमें नारायणी देवी यहां पर राइट आंसर आ जाएगा। तो 35 में आपका ऑप्शन बी है परफेक्ट आंसर है, याद रखना। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ना, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। फिर कह रहा हूं कि खींच कर रखो, देखो मंजिल मिले या ना मिले मुकद्दर की बात है, आप लोग कोशिश भी ना कर रहे हैं गलत बात है, कोशिश कर लो साथियों। कमेंट बॉक्स में आग लगा के रखो, मीटर को खींच के रखो, जितने भी कंजूस है सेशन को लाइक करके रखेंगे। लाइक की संख्या 500 पार फटाफट से पहुंच जानी चाहिए भैया। सर वीटी कृष्णमाचारी की बात करें, इसका संबंध जयपुर से आता है। जयपुर के क्या थे ये? दीवान, ठीक है ना। जयपुर प्रजा मंडल जिसने दोस्तों भारत छोड़ो आंदोलन में भाग नहीं लिया। सर वीटी कृष्णमाचारी किस राज्य के दीवान थे? जयपुर। जयपुर क्षेत्र है जिसने दोस्तों 1857 की क्रांति में भाग नहीं लिया था, ठीक है ना। तो जयपुर के यहां पर हो जाएंगे। अगला, ट्रेंच कमीशन किस आंदोलन से संबंधित था? देखो बहुत सारे किसान आंदोलन हुए राजस्थान में, उनमें से एक किसान आंदोलन था बेंगू। बेंगू 1921 में मैनाल भीलवाड़ा से शुरू होता है। ये आपके दोस्तों राम नारायण चौधरी के नेतृत्व में यहां पर ये जो है आपका किसान आंदोलन चलता है। बेंगू वर्तमान चित्तौड़गढ़ में है और बेंगू से संबंधित ही है आपका दोस्तों जो आपका ट्रेंच कमीशन है। कौन सा है? ट्रेंच कमीशन है। अगला क्वेश्चन, 1857 की क्रांति के समय राजपूताना के एजीजी कौन थे? राजपूताना के एजीजी कौन थे? तो यहां पर दोस्तों जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। कौन थे? जॉर्ज पैट्रिक दोस्तों, पैट्रिक लॉरेंस। जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस कौन थे? यहां पर एजीजी, है ना। हाँ, एजेंट टू गवर्नर जनरल, देखो 1857 की क्रांति के समय पूरे भारत में जो टॉप पे था वो था जीजी, और जीजी था लॉर्ड कैनिंग। उसके नीचे आता है राजस्थान स्तर पर आपका एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। फिर उसके नीचे रियासतों के ऊपर होते थे पीए, मतलब पॉलिटिकल एजेंट। तो यहां पर एजीजी मतलब दोस्तों यहां पर जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस आपका आ जाएगा। हल्दी घाटी के युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए अकबर ने निम्नलिखित में से किसे भेजा? यह भी अच्छा सवाल है। हल्दी घाटी युद्ध से पूर्व महाराणा प्रताप से समझौता करने के लिए 4 लोगों को भेजा था, राजदूतों को, जिसमें दोस्तों सबसे समझौता के लिए अकबर ने किसे भेजा था कि भाई अब तो मान जाओ। तो हल्दी घाटी के जो 1576 में होता है, 18 जून 1576, उससे पहले समझौता कर लो, लेकिन आपके महाराणा प्रताप ने घुटने नहीं टेके दोस्तों, उन्होंने हार नहीं मानी। अमीर जलाल खां को भेजा था। किसको? अमीर जलाल खां को यहां पर भेजा था। मारवाड़ में किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाय कहते हैं? देखो यहां पर एक तो पन्नादाय हुई है, गोरादाय हुई है। पन्नादाय का संबंध तो आता है मेवाड़ से। मेवाड़ के उदय सिंह को अपने बेटा दोस्तों चंदन का बलिदान देकर बनवीर से बचाया था। उसी प्रकार से दोस्तों इतनी ही दोस्तों उदारता और इतनी ही दोस्तों यहां पर आपके दान के लिए जानी गई मारवाड़ की पन्नादाय। और मारवाड़ की जो पन्नादाय हैं इनका संबंध किससे आता है? तो सवाल नंबर 40 का आंसर अजीत सिंह से। अजीत सिंह से इनका संबंध यहां पर साथियों आ जाता है। तो ध्यान देना, मारवाड़ में किस शासक का पालन पोषण गोराधाय ने किया, जिसे मारवाड़ की पन्नादाय भी कहते हैं? अजीत सिंह का। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामाजिक महत्व की किलेबंदी के अवशेष मिले हैं? प्यारे साथियों, किलेबंदी के अवशेष कौन सी सभ्यता से मिले हैं? 100% पेपर में टपकने वाला सवाल है, 100%। किलेबंदी की बात करें, नगरों की बात करें, 7 अग्नि वेदिकाओं की बात करें, कालीबंगा दोस्तों आपके हनुमानगढ़ जिले से संबंधित ये पुरातात्विक स्थल है जो सबसे प्राचीनतम आहड़ या हड़प्पा कालीन क्या है? पुरातात्विक स्थल है जो हनुमानगढ़ से संबंधित है, आपके घग्गर नदी से संबंधित है। घग्गर नदी को मृत नदी, दृश्यवती नदी, सरस्वती नदी कहते हैं। कालीबंगा का उत्खनन आपके दोस्तों 5 चरणों में होता है और बेबीलाल बीके थापर के निर्देशन में हुआ। 1952 में अमलंद घोष ने इसकी खोज करी। यहाँ पर अवशेष की बात करें, नगर के प्रमाण हैं, किलाबंदी के प्रमाण हैं, आपके सैंधव लिपि के प्रमाण हैं, हल जोतने के प्रमाण है, कृषि के प्रमाण हैं, मिश्रित फसल के प्रमाण मिले। अलवर जिले के बहरोड और मुंडावर में कौन सी बोली बोली जाती है? अलवर काफी बड़ा है, अलवर मेवात क्षेत्र है, मेवाती बोली बोलते हैं, लेकिन इसके 2 क्षेत्र है, तो बहरोड एक मुंडावर। इस बहरोड और मुंडावर में जो भाषा बोली जाती है इसको बोलते हैं अहिरवाटी। अलवर में तो कौन सी भाषा बोलते हैं? मेवात क्षेत्र तो मेवाती बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर जो बहरोड और जो मुंडावर क्षेत्र यहाँ पर अहिरवाटी बोलते हैं, याद रखना। कौन सी बोलते हैं? अहिरवाटी। तो 42 में डी 43।
कृपाल सिंह शेखावत को किस कला के देश विदेश में पहचान दिलाने के लिए पद्मश्री सम्मानित किया गया? तो पद्मश्री से सम्मानित किया गया दोस्तों यहाँ पर ब्लू पॉटरी। कृपाल सिंह शेखावत का संबंध आता है ब्लू पॉटरी और इनको ही पद्मश्री मिला। ब्लू पॉटरी का जनक कहते हैं कृपाल सिंह शेखावत को। कृपाल सिंह शेखावत। ब्लू पॉटरी चीनी मिट्टी के बर्तन पर की जाने वाली कलाकृति है, हस्तकला है जो जयपुर की प्रसिद्ध है। मेरे प्यारे भाइयों, ब्लू पॉटरी का संबंध गोपाल सैनी वगैरह से आता है। ब्लू पॉटरी दोस्तों राम सिंह इसको ईरान पर्सिया से लेकर आया था, महाराजा राम सिंह। अगला, निम्न में से किसे गुरु गोरखनाथ से दीक्षा ली थी? मतलब इनमें से कौन से संत का गुरु रहा है गोरखनाथ? तो जाम्बोजी के यहाँ पर गुरु रहे हैं गोरखनाथ। जाम्बोजी संपादक हैं आपके संप्रदाय, आपके यहाँ पर प्रवर्तक हैं विष्णोई संप्रदाय के। विष्णोई संप्रदाय इनकी प्रमुख पीठ थी दोस्तों यहाँ पर मुकाम के अंदर, मुकाम समाधि स्थल था इनका। इनके नियम थे 29। एकमात्र राजस्थान के ऐसे संत जो पर्यावरण विज्ञानी हुए हैं, जो पर्यावरण से संबंधित है, उनका नाम आता है दोस्तों जाम्बोजी महाराज। क्या आता है? जाम्बोजी। अगला, 8वीं शताब्दी में मेवाड़ में एकलिंग जी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों राजस्थान के मेवाड़ क्षेत्र में, मेवाड़ के इतिहास में दो यहाँ पर प्रमुख राजवंश हुए, एक तो गुहिल, एक सिसोदिया। गुहिल राजवंश का प्रमुख तो था गुहादित्य, लेकिन वास्तविक प्रमुख या पहला शासक था बप्पा रावल। बप्पा रावल ने ही दोस्तों क्या किया था, यहाँ पर उदयपुर के अंदर दोस्तों एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। किसका? एकलिंग नाथ जी का मंदिर बनवाया। और एकलिंग नाथ जी को उदयपुर के मेवाड़ रियासत के इसको अपना दीवान मानते हैं। मेरे प्यारे भाइयों, बप्पा रावल की बात करें तो बप्पा रावल ने नागदा को राजधानी बनाया था। इन्होंने ही चित्तौड़ के मानमोरिये को हराया था। हरित ऋषि की गाय चराते थे, इनका नाम कालभोज था। ये सारी जानकारी याद रखनी है। तो याद रखना 45 में ऑप्शन है बप्पा रावल। राजस्थान में सदाबहार वन पाए जाते हैं भैया, कहां पर पाए जाते हैं सदाबहार वन? बताओ। आपके उदयपुर में, माउंट आबू सिरोही में, कोटा में, अजमेर में। सदाबहार वन जो राजस्थान में देखने को मिलते हैं वो मिलते हैं दोस्तों आपके यहाँ पर माउंट आबू सिरोही में। तो लिख लो फटाफट से, माउंट आबू सिरोही इसका परफेक्ट आंसर हो जाएगा भाई, है ना। हर तरह के क्वेश्चन है ना, हर तरह की आपकी प्रैक्टिस हो रही है, बहुत जबरदस्त सवाल है। इसी तरह मीटर को आप लोग खींचते रहिए भाई। हाँ, राजस्थान में सदाबहार वन आपके माउंट आबू सिरोही में मिलेंगे। कहां पर? माउंट आबू सिरोही में आपके सदाबहार वन है, कोई दिक्कत नहीं है। इसका आंसर ऑप्शन भी यहां पर होगा। थार एक्सप्रेस मुनाबाव से लेकर चलती है। थार एक्सप्रेस भैया, थार नाम से लगा, थार एक्सप्रेस पाकिस्तान और भारत के बीच में चलती होगी। तो ये मुनाबाव, थार एक्सप्रेस मुनाबाव से कहां तक चलती है? हाँ, तो मुनाबाव से आपके गोखरा पर, मुनाबाव से चलती है गोखरा पर। 47 में मुनाबाव से गोखरा पर। नेक्स्ट, अब मंकी वैली किसका नाम है? मंकी वैली, बहुत अच्छा सवाल। देखो आपके जयपुर के अंदर क्या है दोस्तों, एक मंदिर है प्राचीन, बहुत प्राचीन मंदिर है। उस मंदिर का नाम है गलता जी। गलता जी नाम है। गलता जी को ही बोलते हैं यहाँ पर बंदर वैली। क्या बोलते हैं? मंकी वैली, या इसी को बंदर मंदिर कहते हैं। बंदर मंदिर ना, इसको बंदर मंदिर कहते हैं, या इसी को मंकी वैली यहाँ पर कहा जाता है। तो गलता जी इसका राइट। जयगढ़ का किला जयपुर में है। एकमात्र तोप बनाने का कारखाना जयगढ़ में है। एशिया की सबसे बड़ी जयबाण तोप जो पहियों पर चलती है जयपुर में है, याद रखना। नाहरगढ़, आमेर सब जयपुर में है। राजस्थान में दोस्तों किस स्थान पर प्रतिवर्ष 12 सितंबर को वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है? दोस्तों विश्व का एकमात्र वृक्ष महोत्सव मेला लगता है खेजड़ली ग्राम जोधपुर के अंदर। अमृता देवी बिश्नोई 363 लोगों के नेतृत्व में शहीद हुई। इस घटना को याद करने के लिए प्रतिवर्ष खेजड़ली ग्राम जोधपुर में दोस्तों वृक्ष महोत्सव मनाया जाता है। ठीक है, चलिए अगला। निम्नलिखित में से कौन से जिले में सर्वाधिक परती भूमि है? परती भूमि है, पर्वतीय भूमि, परती भूमि है। तो यहां पर जोधपुर में ना, जोधपुर में ऐसी भूमि है कि यहां पर कम पैदावार वगैरह होती है, और ये मालूम है आपको। निम्नलिखित में से कौन सा जिला शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। ये तो बता दोगे आप लोग। एक तो बिल्कुल अति शुष्क, एक तो अति शुष्क, और एक आपका साथी शुष्क। निम्नलिखित में से कौन सा जिला जो है आपका, ये साथियों यहाँ पर शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु प्रदेश में सम्मिलित है? पाली, सीकर, नागौर, बीकानेर। 51 नंबर का जो सवाल है इसमें आंसर आएगा बीकानेर। बीकानेर जो आपका है, बीकानेर हो गया, गंगानगर हो गया, आपका दोस्तों बाड़मेर, जैसलमेर, ये ऐसे जिले हैं जो आपके किस में आएंगे साथियों? ये आपके शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु, शुष्क पश्चिमी कृषि जलवायु में आ जाएंगे। बड़ा हलवा सवाल है, कोई दिक्कत है नहीं है, सिंपल सा सवाल है। राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा भैया, ये पूरा टोटल आपका राजस्थान, इसकी टोटल स्थलीय सीमा कितनी है? तो ये आपके यहाँ पर दोस्तों 5,000 दोस्तों 5,920 किलोमीटर, 5,920 किलोमीटर यहाँ पर कुल स्थलीय सीमा, जिसमें से 1,070 आपके दोस्तों अंतरराष्ट्रीय सीमा है ना, जिसमें से दोस्तों आपके यहाँ पर 1,070 अंतरराष्ट्रीय सीमा हो गई, 4,850 आपके दोस्तों अंतरराज्यीय सीमा यहाँ पर हो गई है। तो याद रखना 5,920 टोटल कुल स्थलीय सीमा है।
5 राज्यों के साथ हम लोग सीमा बनाते हैं, जिसमें एमपी के साथ सर्वाधिक है और सबसे कम पंजाब के साथ है। चलिए, कितने राज्यों की सीमा लगती है राजस्थान से? सवाल सेम टू सेम पशु परिचर में पूछा गया था। 5 राज्यों की, यूपी, एमपी, गुजरात, पंजाब और हरियाणा, जिसमें एमपी की सबसे ज्यादा लगती है और पंजाब की सबसे कम लगती है, तो ये हो जाएगा। राजस्थान में निम्न में से कौन सी नदी सदावाहिनी है? सदावाहिनी नदी किसे कहते हैं? अच्छा सवाल है भाई, है ना। बताओ फटाफट से क्या आंसर आएगा इस सवाल का, प्यारे भाइयों, कि राजस्थान में कौन सी नदी आपके सदावाहिनी है? कांतनी, बाणगंगा, घग्गर, चंबल। राजस्थान में सबसे लंबी बहने वाली नदी है चंबल, राजस्थान की कामधेनु कहते हैं। 4 बांध हैं इस पे, राणा प्रताप सागर, जवाहर सागर, कोटा बैराज, गांधी सागर, आपको मालूम है। राजस्थान की दोस्तों अर्जुन की गंगा या रुंडित नदी किसे कहते हैं? रुंडित सरिता बाणगंगा, जो बैराट के पहाड़ियों से निकलती है। कांतली नदी आंतरिक प्रवाही नदी है, राजस्थान से निकलती है, राजस्थान में लुप्त होगी। लेकिन इसका आंसर है कि सदावाहिनी का मतलब है सदा आपके 12, मतलब इसको बोलते हैं 12 मासी। और ये सवाल पूछा भी गया है कि 12 मास तक बहने वाली जो नदी है वो आपके है आपके चंबल। केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र, भैया जब मैंने पशु परिचर के लिए आपको पढ़ाया था, कितनी बार करवाया कि सेंट्रल शिप दोस्तों, सेंट्रल शिप आपके यहाँ पर सेंट्रल वूल आपके रिसर्च इंस्टीट्यूट, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट, यानी आपके CSWRI, सेंट्रल शिप वूल रिसर्च इंस्टीट्यूट। यहां पर एक जिला है दोस्तों टोंक, और टोंक जिले में एक जगह है अविका नगर। अविका नगर जो यहाँ पर टोंक के दोस्तों तहसील मालपुरा के पास में है, तो अविका नगर के यहीं पर CSWRI है, जहां पर केंद्रीय भेड़ ऊन अनुसंधान केंद्र है। भेड़ों का प्रजनन भी यहाँ पर करवाया जाता है, उनकी जो संकर नस्लें हैं वो भी तैयार करवाई जाती हैं। राजस्थान में गारनेट के भंडार पाए जाते हैं, गारनेट या गरनेट हम कहते हैं, गारनेट के भंडार। तो 56 में जो राइट आंसर आएगा आपका टोंक, नमदे वगैरह सब टोंक। निम्नलिखित में से कौन सी एक राजस्थान की अंत प्रवाही नदी नहीं है? कांतली, साबी, काकनी, सागी। अच्छा सवाल है। 57 में ध्यान देना, 57 में आपका आंसर आएगा सागी। क्या आएगा? सागी। सागी नदी जो है ये आपके राजस्थान की अंतर प्रवाही नदी यहां पर नहीं है। पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? ठीक है ना, पार्वती सिंचाई परियोजना निम्नलिखित जिलों में से किसके लिए लाभप्रद है? सवाल नंबर 58 की बात करें तो आंसर आएगा धौलपुर। क्या आएगा साथियों? आंसर यहां पर धौलपुर आएगा, ऑप्शन बी आएगा। ठीक है, राजस्थान में शुष्कतम जिला कौन सा है? राजस्थान में प्यारे भाइयों शुष्कतम जिला कौन सा है? तो सबसे शुष्कतम आपका जैसलमेर हो जाएगा, इससे शुष्क कोई सा भी नहीं है। सबसे ज्यादा दैनिक तापमान दर भी जैसलमेर में ही है। एंड आखिरी सवाल, निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? एक तरफ प्यारे भाइयों मृदा के प्रकार हैं, और ये मृदा के दोस्तों आपके आधुनिक प्रकार हैं। कैसे प्रकार हैं? आधुनिक वर्गीकरण है ये। और एक तरफ आपके दोस्तों क्या है? यहाँ पर जिले हैं। क्या है? जिले हैं। ठीक है, हाँ। तो जैसे कि एरिडोसोल मृदा आपके कहां पर है, अल्फीसोल कहां पर है, इंसेप्टिसोल कहां पर है, वर्टिसोल कहां पर है। सवाल नंबर 60 की बात करें, इंसेप्टिसोल मृदा आपके भीलवाड़ा पाली ये सुमेलित है, बाकी सब गलत है ना। एरिडोसोल गलत है, अल्फीसोल गलत है, वर्टिसोल गलत है, इंसेप्टिसोल ठीक है, भीलवाड़ा पाली वाला ये ठीक है। ये 60 सवाल मैंने दोस्तों आपको करवा दिए हैं, बहुत ही प्यारे क्वेश्चन हैं, बहुत ही जबरदस्त तरीके से करवाए हैं। अब आपको मेरी बात एक ध्यान रखनी है कि आपने अभी तक जेन्युइन क्लासेज एप्लीकेशन से हमारा जो कंप्लीट कोर्स है वो परचेज नहीं किया तो वो करें। इसकी पीडीएफ आपको जेन्युइन क्लासेज के टेलीग्राम पर हमारे दोस्तों एप्लीकेशन पे मिल जाएगी। हाँ, तो देखो जब YouTube पर इतना शानदार कंटेंट है तो सोचो एप्लीकेशन पर कितना शानदार होगा। YouTube पर तो मैं खुद अकेला या गौरव सर पढ़ाते हैं, एप्लीकेशन पे तो बहुत सारे टीचर हैं, हर सब्जेक्ट की अलग फैकल्टी है। तो अभी से तैयारी करो और झंडा गाड़ो दोस्तों, मेहनत करते रहो, मीटर को खींचते रहो। कैसी लगी क्लास कमेंट करके बताएं। इस प्रकार की और क्लास पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।